बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, डॉजकॉइन, ना जाने क्या क्या करेंसीज की हम बात करते हैं। जी हाँ, इन दिनों भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चर्चा गर्म है। फर्स्ट से लेकर आज तक और फिर टॉप हाइस के करीब 50% की गिरावट। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों की दिलचस्पी क्रिप्टो में निवेश को लेकर बढ़ी है, लेकिन इसमें निवेश कैसे करें, भारत में इसको लेकर क्या कानून है और अब इसमें पैसा डूबेगा तो नहीं, लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं। आज हमारे इस खास शो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कमेटी के एडवाइजर अजीत खुराना, जियोटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के सीईओ विक्रम सुबराज, बायो कॉइन के सीईओ शिवम ठुकराल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। काफी चौपिनेस है, काफी सारी खबरें भी हैं और उनको लेकर बाजार काफी कुछ यहाँ पर सीखना चाहता है, जानना भी चाहता है। अजीत, आपसे ही पहले शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह की ये मार्केट फिलहाल है और जिस तरह से हमने इंडियन मार्केट्स में नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं, चाहे वो वॉल्यूम्स हैं या पार्टिसिपेशन है, कुछ बहुत समझ सबको यहाँ पर आती है, पर मेजर चीज जो सबको लुभाती है वो ये कि रिटर्न्स बहुत बेहतर है यहाँ पर। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यही माना जाता है कि जिस तरह की इंडियन मार्केट्स की पॉपुलेशन है और जो एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर, शायद हम यहाँ पर और भी बेहतर कारोबार होता हुआ देखेंगे। लेकिन सबसे पहली नसीहत आप क्या देना चाहेंगे जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा डालने की शुरुआत कर रहा है? सबसे पहली और बड़ी नसीहत मेरी यही रहेगी कि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है। इसे बॉन्ड मार्केट या स्टॉक मार्केट के नजरिए से ना देखा जाए। यहाँ पर अगर 100 रुपए डालेंगे तो वो अगले दिन तक 30 रुपए या 40 रुपए बन सकता है, जिस तरह अगले दिन तक 200 रुपए बन सकता है। तो जो आपका पोर्टफोलियो है, जितने आपके एसेट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा भाग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में डालिए जब तक आपको पूरी मार्केट की समझ नहीं आ जाती। पहली नसीहत यही रहेगी। विक्रम, आपकी पहली नसीहत क्या रहेगी? क्योंकि लोग अभी तक ये भी समझना चाहते हैं कि क्या ये लीगल है या इलीगल है या फिर ये अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड है। ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आप इसे कैसे समझाएंगे? ट्रेडिंग के बारे में आपको देखा तो ये अनरेगुलेटेड है, बट ट्रेड करने के लिए लीगल चीज ही है। आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट इसके बारे में गवर्नमेंट से तरफ कुछ रेगुलेशन नहीं है अभी तक। क्या करने का है, इसमें कुछ इश्यू है तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसी पे कोई इश्यू नहीं है। अभी इसके बारे में चर्चे भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के साइड पे। होपफुली कुछ रेगुलेशंस आएगा इसके ऊपर, बट अभी तक ये लीगल टू ट्रेड है। ऑलराइट, ये लीगल टू ट्रेड है ये, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। तो इन दो चीजों में आपको यहाँ पर फर्क जरूर देखना होगा। शिवम, आपसे समझ Take a 3D trial, get intelligent frame recommendation and find your perfect. फिलहाल ये यहाँ पर हैं काफी सारे, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने काफी सारे इवन ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल एक्सचेंजेस को यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आकर शॉप सेटअप करते हुए देखा है। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं? अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो ऑल्दो एक काफी लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि काफी छोटे छोटे नए स्टार्टअप्स होते भी नहीं है इस मार्केट में। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। वो स्टार्टअप्स ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते। पहला तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं वो पहले ही उस चीज से थोड़ा सा डरते हैं। और दूसरा, एक ये पूरा एक फाइनेंशियल और पैसों का मामला है, तो जो भी निवेशक होता है वो पहले समझना चाहता है कि वो किस कंपनी के थ्रू इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे और किस कंपनी के थ्रू ना करे। इसलिए ये मार्केट काफी लिमिटेड प्लेयर्स के साथ अभी चल रही है। बट हाँ, डाउन द लाइन यहाँ पर और भी प्लेयर्स दिखने को मिलेंगे और जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है इंडियन मार्केट में आएंगे, तो इस मार्केट की ऑथेंटिसिटी इंडियन इन्वेस्टर्स के अमाउंट बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। एज ऑफ नाउ बाजार क्या मांग रहा है कि कुछ क्रेडिबिलिटी, एश्योरेंस, प्रोटेक्शन जो बाकी बाजारों में देखने को मिलती है, क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं? अजीत, वही एक मेजर सवाल यहाँ पर है, क्योंकि एक तो बैंक्स, रेगुलेटर्स इस बात से कतराते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट है, ये पैरेलल मनी मार्केट बनती हुई नजर आएगी। और दूसरा, जो उन्होंने बार बार कहा है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना ये बाजार वॉलेटाइल है वो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता की बात है।
बिल्कुल ठीक है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ग्राहक की तरफ से है, दूसरा पहलू रिजर्व बैंक या इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। ग्राहक की तरफ से मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप सोना खरीद रहे हो, चाहे आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप हमेशा इस बात का ध्यान जरूर देते होंगे कि कहां से खरीद रहे हैं। जो ट्रस्ट के इशू की भी बात हुई थी, ठीक उसी तरह मैं ये कहूंगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस से ही ले, अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करें और ऐसे एक्सचेंजेस से ही डील करें जो कि पूर्ण रूप से केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का प्रोसेस करते हो। तो कल किसी तरह की तकलीफ आ भी गई तो चाहे क्रिप्टो स्पेसिफिक रेगुलेशन इंडिया में ना हो, बट जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, जो पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो तो हर किसी चीज पे लागू होता है, तो वो आप पर भी लागू होगा। आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरी बात रही इंस्टीट्यूशन और आरबीआई की तरफ से, मैं ये जरूर मानूंगा कि सरकार हो चाहे रिजर्व बैंक हो, उनके लिए बहुत बड़ा उनका कर्तव्य है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करे, और ठीक उसी रीजन की वजह से उन्हें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि बस इसी तरह के जो एक्सचेंजेस हैं या कस्टोडियंस हैं या क्रिप्टो के बिजनेसेस हैं, वही उनसे ही डील कीजिए, उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ेगी ना कि घटेगी। विक्रम, आप कैसे देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर नया निवेश करना चाहता हो तो किस तरह का पेपर वर्क है, क्या कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटीज हैं जो एक एक्सचेंज यहाँ पर पूरी करवाता है? इसमें फॉर्मेलिटीज सिमिलर टू एक फिनटेक इंडस्ट्री पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा इन द फॉर्म ऑफ केवाईसी, वो सेम चीज होगा। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, वो जनरल केवाईसी के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। सो फिनटेक स्पेस में आप चाहिए एक बैंक अकाउंट बना रहे, नहीं तो एक यूपीआई ऐप में रजिस्टर कर रहे, सो फिनटेक स्पेस में आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसी सेम प्रोसेस इसी में भी फॉलो करना पड़ेगा। सो मेजॉरिटी एक्सचेंजेस ये केवाईसी का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और ये इतना भी हम इजी कर लिया ये प्रोसेस दैट आप रजिस्टर करने के बाद अदरमैक्स हाफ एन आवर टू 1 आवर, उसके बाद आपको केवाईसी भी अप्रूव होके आप शेयर ट्रेडिंग करने के लिए चालू कर सकते हैं। शिवम, जैसे बात की गई कि एक सिंपल केवाईसी यहाँ पर किया जाता है, आपकी डिटेल्स ली जाती हैं और जो पैसा आपका ट्रांसफर है वो आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर काफी कुछ ऑन प्रोसेस है, इन लाइट है, कुछ भी इधर उधर से यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है। सारे एक्सचेंजेस इसी तरह से यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आपने एक बार पैसा यहाँ पर एक्सचेंज में डाल दिया, उसके बाद आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आप कितना बैंक में वापस लेके आते हैं, उसे कैसे देखा जाए? इसमें इसको एक अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के उसमें आता है रेडार में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं 40 लाख का और वो आप 42 लाख रुपए में उसे बेच देते हैं, हाँ, और 42 लाख रुपए वो अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर लेते हैं थ्रू आर एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू। सो अब आपको अपने इनकम टैक्स जो फाइलिंग आप करते हैं आईटीआर की, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने 2 लाख का इसमें मुनाफा कमाया, और ये अगर ये शॉर्ट टर्म है तो आप वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपने आप पे कर देंगे। इसमें ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट दिस इज नॉर्मली फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स इन इंडिया। मतलब सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना टैक्सेशन फाइल करते हैं। अजीत, क्लियरली रिएक्ट यहाँ पर सरकार की तरफ से रेगुलेशन का इंतजार है और माना ये भी जा रहा है कि काफी हद तक, चाहे वो गिफ्ट सिटी में आए, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हुई देखी हैं, या फिर उसे मॉनसून में यहाँ पर एटलीस्ट बिल डाला जाएगा, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर चेंजेस करने होंगे कई लेवल्स पे, कई रेगुलेटरी के हिसाब से, बिफोर हम जिस तरह से ये बाजार देखना चाहते हैं वहां पर ये पहुंचे। लेकिन आप कैसे देखते हैं जिस तरह का सेल्फ रेगुलेशन फिलहाल यहाँ पर एक्सचेंजेस कर रहे हैं, आप उसे कैसे रीड करते हैं? देखिए, जो सेल्फ रेगुलेशन है, अब तक हमने केवाईसी की बात कही है, मैं उससे काफी संतुष्ट हूँ और मैंने देखा है कि ज्यादातर एक्सचेंजेस ठीक कर रहे हैं, मगर सिर्फ केवाईसी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक अपना केवाईसी करता है अकाउंट खोलने के बाद, उसके बाद ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होती है, एएमएल मॉनिटरिंग होती है। वहां पर मैंने देखा है कि अलग अलग जो एक्सचेंजेस है वो अलग अलग तरह से अपने प्रिंसिपल्स अपना रही हैं, और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग तरह से इंडिया में अपनाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बिल है या जो भी रेगुलेशन हो, उसमें अकाउंट ओपनिंग तक तो ठीक है, उसके बाद कैसे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होगी, किस तरह से ये देखा जाएगा कि कस्टमर का इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हो रहा है, और किस तरह से ये देखा जाएगा कि जो फंड्स एक्सचेंज होल्ड कर रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
कस्टमर्स के फंड होल्ड करता है तो क्या वो पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पॉलिसी रेगुलेशन के अंदर ये सबसे बड़ा पहलू है। दूसरा और आखिरी पहलू ये है क्योंकि ये इंटरनेशनल एसेट है जिसमें लोग एक क्लिक करते ही अपना भारत से बिटकॉइन बाहर ले जाते हैं और अंदर ले जाते हैं, इसमें फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का काफी रोल आता है, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी होगी। यानी कि इंतजार यहाँ पर है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी आए, क्योंकि बहुत सारी हमने देखा है एक्सचेंजेस यहाँ पर ऑलरेडी, और बहुत सारी तादाद में यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो अब इसमें कारोबार करने लगी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब यहाँ पर जल्दी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है, वॉल्यूम है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस रेफरेंसेस हम देखते हैं, यूजली हर चीज का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है विक्रम, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसीज की बात होती है तो हर कंट्री में इसके अपने डिस्काउंट प्रीमियम्स हैं। हमने कई बार देखा है कि भारतीय बाजारों में भी कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर किसी प्रीमियम पे होती है, डिस्काउंट में होती है, उससे एक इन्वेस्टर कैसे समझे? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नए बिटकॉइंस कैसे जनरेट होते हैं, माइनिंग बोल के एक प्रोसेस है, उसी से नए बिटकॉइन का सप्लाई मार्केट के अंदर आ रहा है। इंडिया पे माइनिंग बहुत कम है, कम नहीं तो कोई भी माइन नहीं कर रहा है, नए बिटकॉइंस इंडिया पे जनरेट नहीं हो रहे हैं। बिटकॉइन नहीं तो एथेरियम, इसी कॉइन का सप्लाई इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू चाइना, नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज, नहीं तो अमेरिकन कंट्रीज कंपेयर किया तो सप्लाई ऑफ बिटकॉइन इंडिया पे कम है। सिंस सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली प्राइस इंडिया पे ज्यादा ही होगा। अभी when there is a lot of buy pressure, बहुत सारे लोग बाई करने चाह रहे, तो उतना सप्लाई इंडिया पे नहीं है, तो सिंस सप्लाई कम है, सो प्राइस कंपेयर टू अमेरिकन फॉर अमेरिकन कस्टमर, नहीं तो यूरोपियन कस्टमर, इंडिया पे एक प्रीमियम पे ही चलेगा क्योंकि सप्लाई कम है। इसके बारे में पॉइंट टेकन। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन हो चली है। जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज चुनें, किसमें आप यहाँ पर अपना पैसा लगाएं, और क्लियरली कितना से आप शुरुआत करें और कितने लॉसेज आप यहाँ पर झेल सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे क्या बेहतर तरीका हो खरीदने के लिए जब आप एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर कोई भी नया इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से दो मेथड हैं जिसके थ्रू कोई भी इन्वेस्टर कभी भी लॉस नहीं खाएगा। एक है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 100 रुपए के 40 रुपए बिटकॉइन में डालिए, 30 रुपए किसी और करेंसी, किसी और क्रिप्टो एसेट में डालिए, 20 रुपए किसी और में डालिए, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो अगर कोई भी एक क्रिप्टो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। एक तो ये, दूसरा है जो आप अपना सारा पैसा है, मान लीजिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप पूरा 100 रुपए एक साथ मत इन्वेस्ट करिए, उसको पार्ट्स में इन्वेस्ट करिए, और इसको एक सिस्टमैटिक वे में मे बी एक SIP अगर आप किसी एक्सचेंज में खोलना चाहे तो SIP खोल लीजिए। महीने के एक स्पेसिफिक दिन आप इन्वेस्ट करिए, हफ्ते के लेट्स से मंडे को आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हर मंडे को एक स्पेसिफिक अमाउंट उन जो डाइवर्सिफाइड क्रिप्टोज है उसमें डालिए। तो ये दो मेथड अगर आप कभी भी यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ओके विक्रम, आप कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होती है, जितनी यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, जैसे शुरुआत में ही अजीत कह रहे थे कि आपके 100 रुपए 40 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं, तो इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए क्या किया जाए? The best way to follow ये कि आप इन पार्ट्स इन्वेस्ट कर लीजिए, लाइक SIP सजेशन what it is given, आप पार्ट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो एक हफ्ते में एक अमाउंट इन्वेस्ट कर लीजिए। सो इसमें क्या होगा, आप वॉलेटिलिटी भी इससे भी प्रोटेक्टेड है और आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और स्टार्टिंग बिगिनर्स को ये पहले सोचना चाहिए दैट इट्स बेटर वो बिटकॉइन और एथेरियम से स्टार्ट करने को। यूजुअली क्या होगा, इन्वेस्टर डॉज कॉइन नहीं तो और अदर कॉइन से वो न्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं, उसी में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और इसी कॉइन पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। सो बेटर टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, नहीं तो द टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी, उसी पे शुरुआत कर लीजिए। उसके बाद आप आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी टॉप 10 कॉइन्स के बाद नेक्स्ट कॉइन को थोड़ी थोड़ी इंक्लूड करके आ जाइए। बट बेटर टू इन्वेस्ट इन टॉप 10 और
in parts. अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्लियरली जो एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स हैं जो बहुत सालों से हैं, क्योंकि कॉइन्स तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 6000 हैं, भारतीय बाजारों में ऑफ कोर्स चॉइस थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन आपकी क्या राय होगी? देखिए, ऐसा है कि वो एसआईपी और डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो चुकी है उससे मैं सहमत हूँ, मगर मैं साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि जैसे शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है तो कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होती है और अक्सर 10-20 साल पुरानी भी होती है, जबकि अगर कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो ये हो सकता है कि 10 दिन या 10 हफ्ते पुराना हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि या तो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ठीक शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की तरह मैं थोड़ा कम रिटर्न लेने में खुश हूं, तो आप बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन या ऐसे किसी एस्टैब्लिश्ड टोकन में डालिए। अगर आप नए टोकन में भी डालना चाहते हैं तो मैं अपना तरीका बताता हूं कि मैं कम से कम 1 साल पुराने टोकन में डालता हूं, यानी कि कम से कम उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस तो देखो, खास करके इसलिए क्योंकि अक्सर टोकन जब लिस्ट होते हैं तो फुल्ली प्रोडक्टिव नहीं होते, यानी कि उनका कारोबार सिर्फ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है और जो अंडरलाइन वो वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो या किसी भी और तरह की लॉजिस्टिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अब तक उनका बिजनेस शुरू नहीं होता। तो मैं बिजनेस जब तक शुरू ना हो तब तक सिर्फ टोकन इश्यूअर के कह देने से कि हम इस प्रकार का कारोबार करेंगे, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं प्रूफ देखना चाहता हूं। अजीत, वो बात आपकी सही है, लेकिन किसी को अगर इमीडिएट रिटर्न्स बनाने हो और इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे और ट्वीट्स के चलने कहने पर भी यहाँ पर काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, तो वो क्विक जो लोग यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो डॉज कॉइन है, चाहे वो शिबा इना है, आई मीन इस तरह के बहुत सारे मीम कॉइन्स जो इतने सारे आपको ह्यूज रिटर्न्स देते हैं, जो देखने में थोड़े से सस्ते भी लगते हैं, क्या उनसे दूर रहना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं, आज 1 रुपया डाल के कल 2 रुपया कमाना चाहते हैं, वो ये प्रोग्राम देखना छोड़ दे, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर तो हम आपको एजुकेटेड, रीजनेबल, सेफ और प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजीज ही बताएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स हो, चाहे वो मीम कॉइन्स वगैरह हो, मैं तो उनसे बहुत दूर रहता हूँ। हालांकि ये सही है कि कई लोगों ने काफी उसमें पैसा कमा लिया है, मगर मैं उसे निवेश तो समझता ही नहीं हूँ, मैं उसे सट्टा या मैं स्पेकुलेशन भी नहीं समझता, क्योंकि स्पेक्युलेटिवली भी आदमी मार्केट में पैसा कभी कभी कमा लेता है लॉटरी की तरह। मैं तो उसे बहुत ही कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र समझता हूं, जिसमें ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि इन चीजों से दूर रहें। चलिए, आप अपनी रिसर्च यहाँ पर बेहतर तरीके से करिए और जो एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स हैं, जहाँ पर जिनकी ब्लॉकचेन या जिनका जो प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो चुका है, वहां पर ही आप कारोबार करें। शिवम, ये सवाल आपसे है, काफी सारे बैंकिंग इश्यूज भी हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे, ऑफ कोर्स उसके बाद आरबीआई का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, चीजें थोड़ी सी सेटल होने लगी हैं। एज ऑफ नाउ क्या कारोबार बेहतर तरीके से है? क्या लोगों को आसानी है अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में, पैसा वॉलेट तक ले जाने में, एग्जिट करने में? ऑल्दो जो पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया या आईसीआईसी बैंक हो गया, जिन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे आरबीआई सर्कुलर आने से पहले, उन्होंने अभी भी अपने पूरा ओपन तरीके से वापस नहीं आ रहे हैं, बट कुछ नए पेमेंट गेटवेज हैं जिन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसको हमने इंटीग्रेट किया अपने एक्सचेंजेस में, और उसके थ्रू लोग आसानी से डिपॉजिट कर पा रहे हैं और विड्रॉ भी। बट हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए बैंक्स में कि वो प्रॉपर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इस मार्केट में कि लोगों में पेशेंस कम हो जाता है। अगर उनका पैसा मान लीजिए कहीं अटक जाए बीच में अटक जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, जबकि अगर बैंक हमारा साथ नहीं देंगे तो हम पे हम उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, तो हमें ऐसे पेमेंट गेटवेज लगाने पड़ेंगे जिनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों को ही दिक्कत होगी। तो मेरा मानना है कि अगर बैंक सपोर्ट करेंगे तो हम काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं यूजर को केटर करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो सारी चीज क्लियरली यहाँ पर रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे आके अटक जाती है। मेरे पास एक लास्ट मिनट है एंड अजीत, ये सवाल आपसे है। एक तरफ जब हम सरकार देख रही है यहाँ पर रेगुलेशंस लेके आने के लिए, तो काफी सारी ग्लोबल लर्निंग्स हम देखते हैं। एक तरफ एल साल्वाडोर का एग्जाम्पल है, दूसरी तरफ चाइना का एग्जाम्पल है, दोनों काफी एक्सट्रीम्स है अपने हिसाब में। इसके बीच में आप भारत को कैसे देखते हैं? भारत के पास ऐसी क्षमता है कि विश्व में क्रिप्टो गुरु बन जाए, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग यंग टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हैं। हमारा पेमेंट सिस्टम्स यूपीआई वगैरह के साथ बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे चाहिए कि भारत की जो सरकार है वो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे और हमारी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करे, ताकि चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, भारत को सबसे ज्यादा मिले। एब्सोल्युटली। तो काफी सारी यहाँ पर चीजें हैं फॉलो करने के लिए। आप तीनों का ही